अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अर्नाब गोस्वामी, आपने ये नाम सुना होगा। ये इंडियन करंट अफेयर्स के न्यूज़ एंकर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में अपना एक खास मेयार रखते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका पूरा करियर जो है वो है इसी बुनियाद पे कि पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त बातें जो हैं वो इंडियन अवाम को बताई जाए और बताया जाए कि मोदी सरकार जो है वो बड़ा कुछ कर रही है। हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अर्नब गोस्वामी, यकीनन ये नाम आपने सुना ही होगा। आज अर्नब गोस्वामी खुद ही एक्सपोज हो गया। हाल ही में भारत में अर्नब गोस्वामी पर इल्जाम लगा था कि वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अपने चैनल के टीआरपी जबरदस्ती बढ़ाता है ताकि इश्तिहारात के ज्यादा पैसे ले सके। इस वजह से भारतीय पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार भी किया और उसके फोन से डेटा भी लिया, लेकिन कल वो सारा डेटा लीक हो गया। 13 फरवरी को भारत में 40 भारतीय फौजी पुलवामा हमले में मरे थे, जबकि 14 फरवरी को पार्थु दास गुप्ता से बात करते हुए अर्नब गोस्वामी कहता है कि हम ये हमला पागलों की तरह जीत गए हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पुलवामा हमला भारतीय एजेंसियों ने खुद करवाया ताकि मोदी को दोबारा इलेक्शन जीतने का मौका दिया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान में इस साजिश का सबसे पहले इंकशाफ वजीर आजम इमरान खान ने किया था, जब उन्होंने बोला था कि मोदी सरकार ये सारा ड्रामा इलेक्शन जीतने के लिए रचा रही है। अर्नब गोस्वामी की बालाकोट हमले और सरप्राइज डे वाली चैट में भी अर्नब ने खुशी का इजहार किया कि इससे मोदी सरकार को बहुत फायदा होगा और मोदी इलेक्शन जीत जाएगा। इट्स गुड फॉर द बिग मैन दिस सीजन, ही विल बी स्वीपिंग द पोल्स देन। इससे इल्म होता है कि किस तरह भारतीय एजेंसियां मोदी के इशारों पर नाच नाच कर अपने ही फौजी कत्ल करवा रही थी और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मोदी की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा डाल रही थी। जी, अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल से जो डेटा लीक हुआ है उससे यह बात जाहिर होती है कि 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो अटैक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत ने चंद ही लम्हे बाद पाकिस्तान पर डाल दी कि पाकिस्तान ने यह धमाका करवाया है, तो एक तो यह बात वाज़ेह हो जाती है कि यह एक मैलिफाइड इंटेंशन थी। क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि एक जगह धमाका होता है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई इंक्वायरी नहीं करते, कोई प्रोसेसेस फॉलो नहीं करते और आप जिम्मेदार किसी को ठहरा देते और कोई अपनी जिम्मेदारी लेता भी नहीं है। मतलब धमाका होता है तो कोई तंजीम जिम्मेदारी ले लेती है ना कि हमने करवाया है। किसी तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली, भारतीय सरकार को ख्वाब आ गया कि यह पाकिस्तान ने हमला करवाया है। और इस पुलवामा अटैक की आड़ में आपको याद होगा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की हदूद में जाके स्ट्रेटेजिक अटैक करके हमने हमले किए। और फिर आपको इल्म होना चाहिए कि उस वक्त आईएसपीआर जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेके गए और दिखाया कि कोई ऐसी तबाही नहीं हुई। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान के जो जवान हैं, फिजाई हुदूद जब इंडिया ने एक बार फिर पार करने की कोशिश की तो आपको इल्म है कि अभिनंदन जो है वो पकड़े गए। अभिनंदन के जहाज को गिराया गया, अभिनंदन को पकड़ा गया, फिर अभिनंदन को चाय पेश की गई और अभिनंदन ये कहने पे मजबूर हो गए द टी इज फैंटास्टिक। और फिर उसी अभिनंदन को पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए अभिनंदन को वापस किया ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल से जो अब डेटा सामने आया है इससे जाहिर हो गई, जिसमें वो ये कहते हैं द बिग मैन इज हैप्पी नाउ। तो वो बिग मैन इज हैप्पी नाउ, वो बिग मैन थे मोदी, कि अब वो खुश होंगे कि इस बुनियाद पे मेरी जो शोहरत है, मेरे जो वोट है वो बढ़ जाएगा। और यही हुआ कि मोदी ने वो इलेक्शन जीता। अब अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल से डेटा लीक होने के बाद यह चीज कंफर्म होती है कि भारतीय सरकार ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को खुद कुर्बान किया और कुर्बानी की वजह सिर्फ एक थी कि इलेक्शन जीतना था। ये तो चले उनका अपना जाती मामला है कि वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई कयामत खेज जंग का आगाज भी हो सकता था। अगर पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत उस वक्त ना देते तो ये यकीनन ये मामला जो है ये न्यूक्लियर आर्मागेडन तक जा सकता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ने इस चीज का भी लिहाज नहीं किया कि मामलात किस हद तक जा सकते हैं।
अर्नब गोस्वामी के मोबाइल से लिया गया डेटा इस बात को एक बार फिर इस्टेब्लिश करता है कि चाहे आरएसएस की एक्सट्रीमिस्ट थॉट हो या हाइपर नेशनलिस्ट इंडियन मीडिया की बात हो, अल्टीमेटली कहानी घड़ी जाती है, झूठ बनाया जाता है, उसको बेक किया जाता है और वो फिर दूसरों के सर थोपा जाता है। यह है इंडिया का किरदार और वो किरदार पुलवामा के हवाले से भी एक बार फिर सामने आया है, डेटा हमने आपको दिखाया है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा मजीद बढ़ाते हैं। दिसंबर 2020 में एक हैरानकुन बात यह हुई कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रसेल्स में काम करती है, उसने 15 साल से चलने वाला एक ऐसा इंडियन कैंप जो है और इंडियन ग्रुप जो है उसको पकड़ा, जो कि प्रोलिफरेट करता था, प्रोपगेट करता था फेक न्यूज। आपके इल्म में होना चाहिए कि डिसइंफो लैब जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी एक डेटा सामने आया और उसके डेटा के मुताबिक 2019 में सिर्फ 265 वेबसाइट्स ऐसी जो हैं उन्हें बंद करवाया जो इंडियन बैठ के चलाते थे और उसके ऊपर फेक न्यूज चलती थी। याद रहना चाहिए कि डिसइंफो लैब की अगर बात करें तो ये वो लेबोरेटरी है जो यूरोपियन यूनियन में जो खबर फैलाई जाती है उसकी तस्दीक करते हैं और देखते हैं कि कहीं झूठी खबर तो नहीं फैलाई जा रही, क्योंकि झूठी खबर फैलने से यूरोपियन यूनियन के अफराद, सिटीजन्स और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनके डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है, उनके डिसीजंस को मिसलीड किया जा सकता है। और डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में यह बात जाहिर की कि 15 साल से इंडियन बेस्ड बहुत से अफराद और ग्रुप्स जो हैं वो साइबर वॉर में डिसइंफॉर्मेशन का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साइबर वर्ल्ड का जिक्र शुरू हुआ है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस तरह हमारे काइनेटिक वेपन्स हैं, अब हमारे साइबर वर्ल्ड यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वहां पे भी एक जंग का समा है और एक हाइब्रिड वॉर की सिचुएशन है कि आपने अपने काइनेटिक वेपन्स भी तैयार रखने हैं और अपनी साइबर वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस भी जो है उसको भी देखना है। और वो अफराद, वो कुव्वतें जो साइबर वर्ल्ड में, जो वर्चुअल वर्ल्ड में फेक इंफॉर्मेशन, गलत खबरें जो हैं उसको प्रोलिफरेट करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, उसकी भी निशानदही करनी है और उसे रोकना है। सो डिसइंफो लैब जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, उसने एक बहुत ही अहम कदम जो है वो लिया और एक्सपोज किया उन इंडियन किरदारों को जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के डिसीजंस को मिसलीड करते हैं, जो दुनिया को मिसलीड करते हैं और उनका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान, एशिया में जनरली, बट पाकिस्तान और फिर चाइना जो है उसका तासुर खराब करना है यूरोप के अंदर। डिसइंफॉर्मेशन का मकसद क्या है कि जो तासुर है, जो इमेज है, जो इंप्रेशन है उसको खराब किया जाए। और डिसइंफो लैब ने यह बात जाहिर की कि बहुत सी न्यूज, बल्कि मैक्सिमम न्यूज इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे जो 15 साल से काम कर रहे हैं वो झूठी होती है, वो मिसलीडिंग होती है। ये जो साइबर वॉर की हम बात करते हैं, 5th जनरेशन की बात करते हैं, और या हम कहते हैं कि क्या ये वाकई कोई जंग है, तो ये एक जंग है। 2004 में यूरोपियन यूनियन और नाटो के थिंक टैंक ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं वो एक खतरा है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो दुनिया की पीस एंड स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए टैलेंट मैनुअल 2 जो है उसे क्रिएट किया गया, जिसमें 154 बैनुल अक़वामी रूल्स बनाए गए। उन्हीं में से एक रूल नंबर 44 है कि इंटरवेंशन बाय एनी स्टेट्स टू इंटरफेयर एंड डिस्टर्ब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री थ्रू साइबर मीन्स इज एन एब्सोल्यूट क्राइम एंड प्रोहिबिटेड। और ये जो रूल बनाया गया इसके पीछे इंटरनेशनल लॉ ऑफ सॉवरेनिटी था कि मतलब आप किसी मुल्क में साइबर स्पेस को यूज करते हुए अगर वहां पे आप उसके इंटरनल या एक्सटर्नल मामलात में दखल अंदाजी करते हैं तो आप बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल लॉ ऑफ सॉवरेनिटी को ब्रेक करते हैं, और भारत ऐसा करता चला रहा है। मैंने जो आपको अभी डिसइंफो लैब का बताया, दिसंबर 2020 में ये बात एक्सपोज हुई। ये जो मामला है ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ऑफ सॉवरेनिटी को इंडिया ने ब्रेक किया, उसको पांव तले रोंदा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका क्या जवाब देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2017 में G7 ने एक डिक्लेरेशन पास किया और उसमें उन्होंने कहा कि दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस।
जिसे ल्यूका डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और उस ल्यूका डिक्लेरेशन के मुताबिक क्या है कि वी मस्ट अवॉइड मिलिशियस साइबर एक्टिविटीज टू मेंटेन पीस। ये 2017 में G7 डिक्लेरेशन, जिसे ल्यूका डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, उसमें यह बात की गई। दुनिया समझती है कि साइबर स्पेस इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे ममालिक के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में अगर दखल अंदाजी करेंगे तो पूरी दुनिया में जो अमन का माहौल है वो खराब होगा। और अब चाहे अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल डेटा की बात करें, चाहे इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की हाइपर नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, RSS की हिंदुत्वा की बात करें, अल्टीमेटली, और ये डिसइंफो लैब ने जो 265 वेबसाइट्स का जिक्र किया, 15 साल से चलते हुए भारत की फेक न्यूज प्रोलिफरेशन का यूरोप में जिक्र किया, ये सारी बातें जो हैं ये ल्यूका डिक्लेरेशन के भी खिलाफ हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सॉवरेनिटी के भी खिलाफ हैं। और जो टैलेंट मैनुअल क्रिएट किया गया उसको भी इंडिया ने मानने से इनकार किया हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है। अच्छा, मैं आपको चंद मिसालें देता हूं मुख्तलिफ ममालिक में, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन एक चैलेंज है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने मुल्क की सतह पे कुछ कवानीन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने नेटवर्क एनफोर्समेंट एक्ट जो है उसे पास करवाया। इसी तरह रशिया की बात करें तो रशिया ने अपना आर्टिकल 15-3 ऑफ द फेडरल लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे अमेंड किया और उसको डिसइंफॉर्मेशन के मामले को रोकने के लिए उस लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए। इसी तरह पाकिस्तान में भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। गो के हम देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ लेटर्स ट्विटर जो है उनकी अथॉरिटीज को लिखे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अथॉरिटीज को लिखे हैं, बट अगेन दिस इज अ गुड स्टेप, बट दिस इज नॉट अ सफिशिएंट step. Pakistan should make and amend laws related to information, और उसके लिए हमारे पास जो रोबस्ट लॉज हो सकते हैं या रोबस्ट सोशल मीडिया से रिलेटेड पॉलिसीज हम बना सकते हैं, उसमें हम जर्मनी, फ्रांस और रशिया की जो एग्जांपल्स हैं उनको एज अ लेसन या एज अ केस स्टडी हम देख सकते हैं और वो लॉज और चीजें हम पैदा कर सकते हैं। खैर, आई क्लोज माय टुडे वीडियो ऑन दिस पॉइंट कि अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल से डेटे ने साबित कर दिया कि भारत के अजाइम जो हैं वो हमेशा जो है वो पलीद ही रहे हैं। फिर आप बात कर लें डिसइंफो लैब की, तो भारत हमेशा लॉ ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसको ब्रेक करता है, जो एक बैनुल अक़वामी कानून है। भारत जो है वो 2017 में G7 के ल्यूका डिक्लेरेशन के, जिसमें रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस है, उसकी भी परवाह नहीं करता। यकीनन भारत में कुछ समझदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन जो है, जिसे आप डेविल डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं, उसमें हमें समझदारी फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि वो तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को जो है वो पसे पुश डाल रहे हैं और अपना चेहरा उनका खुद ही आया हो रहा है। यकीनन भारत में कुछ समझदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो मोदी साहब की है या अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन 2014 है या RSS का माइंडसेट है या हिंदुत्वा तहरीक है या हाइपर नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इंडियन मीडिया है, जो ना किसी इंटरनेशनल कानून की पासदारी करता है बल्कि इंटरफेयर करता है दूसरे ममालिक के मामलात में। और काइनेटिक वेपन वाले तो अब दिन बदल गए हैं, क्योंकि वो डॉक्टर अस्थाना की किताब का हवाला मैंने आपको दिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये अब साइबर स्पेस में अपने ओछे हथकंडे इंडिया जो है वो यूज करने लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार रियासत का जो है वो फर्ज निभाया है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह रिएक्ट किया है। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।